देखिए, हिटलर की जब बात करते हैं, देखिए हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो 1933 ईस्वी में। हिटलर 1900 हिटलर का वास्तविक नाम एडोल्फ हिटलर था। हिटलर 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बनाया गया, जो 1945 तक अपने पद पर रहा था। हिटलर ने नारा दिया था, एक राष्ट्र एक नेता। हिटलर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी आत्मकथा मीन कैंप के नाम से लिखा था। इसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष। स्टार। हिटलर हिटलर 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बना था, और जो 1945 तक अपने पद पर रहा। हिटलर ने नारा दिया था, एक राष्ट्र एक नेता। एक राष्ट्र एक नेता। हिटलर अपनी आत्मकथा हिटलर अपनी आत्मकथा आत्मकथा किस नाम से लिखी? मीन कैंप के नाम से लिखी थी। मीन कैंप। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष। इसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष। अब है यहां पर हम क्या देखते हैं कि हिटलर की बात करते हैं, तो हिटलर को जर्मनी का चांसलर कब बनाया गया था? 1933 ईस्वी में, और जो अपने पद पर 1945 तक रहा। हिटलर ने क्या नारा दिया था? एक राष्ट्र एक नेता। हिटलर अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखा था? तो मीन कैंप के नाम से। इसका अर्थ क्या होता है? तो मेरा संघर्ष होता है। यहां देखिए, वाशिंगटन सम्मेलन 1921-22 मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित था? तो पूर्वी एशिया की राजनीति से। अमेरिका ने 1921 से 1922 को जो सम्मेलन बुलाया था, उसे हम वाशिंगटन सम्मेलन के नाम जानते हैं। वाशिंगटन सम्मेलन इसलिए कहा गया क्योंकि यह सम्मेलन अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में हुई थी, और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था हथियार की होड़ को सीमित करना था। हथियारों की होड़ को सीमित करना था। देखिए यहां पर अमेरिका ने अमेरिका ने वाशिंगटन सम्मेलन कब बुलाया था? तो 1921 से 1922 ईस्वी के दौरान। और उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था हथियारों के उद्देश्य था हथियारों के होड़ को सीमित करना था। सीमित करना था। अब यहां पर क्या हो जाता है देखना है। प्रश्न ये रहेगा कि अमेरिका ने वाशिंगटन सम्मेलन कब बुलाया था? तो 1921 से 1922। उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था हथियारों के होड़ को सीमित करना था। हथियारों के होड़ को सीमित करना था। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में निम्नांकित में से किस अवधि में विश्वव्यापी मंदी रहा था? और इसका सही आंसर है 1929 से 1933। विश्व मंदी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिका से। और ये विश्व मंदी में सबसे अधिक हानि अमेरिका को मिला था। तो सबसे अधिक हानि अमेरिका को हुई, वही सबसे कम हानि फ्रांस को हुई थी। याद रखना है। विश्व मंदी का समय क्या में आता है? देखिए यहाँ पर विश्व मंदी। देखिए यहाँ पर विश्व मंदी विश्व मंदी का समय माना जाता है 1929 से 1933 ईस्वी। ये विश्व मंदी कहाँ शुरू हुई थी? तो अमेरिका से। विश्व मंदी से सबसे अधिक हानि किसको हुई थी? देखें यह विश्व मंदी से सबसे अधिक हानि
हानि अमेरिका को हुई थी। अमेरिका को हुई थी। इस विश्व मंदी से इस विश्व मंदी से सबसे कम हानि, सबसे कम हानि, सबसे कम हानि किसको हुआ था? सबसे कम हानि फ्रांस को हुआ था। किसको? फ्रांस को हुआ था, याद रखना, फ्रांस को हुआ था। अब यहां पर क्या है? यहां पर देखिए विश्व मंदी का समय क्या है? विश्व मंदी का समय है 1929 से 1933। ये विश्व मंदी कहाँ से शुरू हुई थी? तो अमेरिका से। ये विश्व मंदी से सबसे अधिक हानि किस देश को हुई थी? अमेरिका को। इस विश्व मंदी से सबसे कम हानि किस देश को हुई थी? तो फ्रांस को। आइए, आपको विश्व इतिहास में म्यूनिख सम्मेलन कब का है? तो म्यूनिख सम्मेलन कब का है? तो 1938 का। यानी कि जर्मनी के म्यूनिख में 1938 में जो सम्मेलन हुआ था, यह सम्मेलन म्यूनिख सम्मेलन के नाम जाना जाता है। और इसे म्यूनिख सम्मेलन इसलिए कहा गया क्योंकि ये सम्मेलन जर्मनी के म्यूनिख नामक स्थान पर हुई थी। इस सम्मेलन में भाग लिया था कौन कौन? तो जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस एवं इटली जैसे देश। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना। अब हम देखते हैं कि म्यूनिख सम्मेलन की बात करते हैं। देखें यहाँ पर स्टार जर्मनी के जर्मनी के म्यूनिख में जर्मनी के म्यूनिख में 1938 ईस्वी में 38 ईस्वी में जो सम्मेलन हुई थी, जो सम्मेलन हुई थी, उसे हम म्यूनिख सम्मेलन के नाम से, उसे हम म्यूनिख सम्मेलन के नाम से, उसे हम म्यूनिख सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जानते हैं। इस सम्मेलन का, इस सम्मेलन में, इस सम्मेलन में जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस एवं इटली के नेताओं ने भाग लिया था, भाग लिया था। म्यूनिख सम्मेलन का, म्यूनिख सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था मुख्य उद्देश्य था मुख्य उद्देश्य था क्या? मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध को, द्वितीय विश्व युद्ध को, द्वितीय विश्व युद्ध को टालना, द्वितीय विश्व युद्ध को टालना। अब यहां पर देखिए, एक बार रिवीजन हो जाए। यहां देखिए, जर्मनी के म्यूनिख में, इसका मतलब क्या है? म्यूनिख जर्मनी में है। तो जर्मनी के म्यूनिख में 1938 ईस्वी में जो सम्मेलन हुई, उसे हम म्यूनिख सम्मेलन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब देखना, इस सम्मेलन, यह सम्मेलन जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस एवं इटली के नेताओं ने भाग लिया था। ठीक है? म्यूनिख सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध को कुछ समय के लिए टालना। इस बैच के बारे में हमें मालूम नहीं है तो हम कैसे बता दें? इस बैच के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं पता करने का। अगर पता लग गया तो हम आपको बताएंगे।
ऐसा कुछ नहीं, प्लेटफॉर्म के ऐप को आप जाएंगे तो ऐप पर भी बहुत सारा चीज की जानकारी मिलती है आप। देखिए, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल था? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। देखिए यहाँ पर हिंद चीन में, हिंद चीन में, हिंद चीन में शामिल राष्ट्र थे कौन कौन? वियतनाम, वियतनाम, लाओस एवं कंबोडिया, एवं कंबोडिया। और ये जगह कहाँ स्थित है? इसमें कौन शामिल नहीं था? तो चीन नहीं शामिल था। और ये वियतनाम, लाओस और कंबोडिया कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में। ये पहला किसका उपनिवेश था? ये पहले फ्रांस का, ये पहले फ्रांस का उपनिवेश था। ये पहले फ्रांस का उपनिवेश था, उपनिवेश था। आइए यहाँ पर हम यहाँ कर लेते हैं। अब हिंद चीन में शामिल राष्ट्र थे कौन कौन? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ये जगह कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्वी एशिया में। ये पहले क्या था? ये पहले फ्रांस का उपनिवेश था। आइए आइए, वाजिद अहमद साहब कैसे हैं? वाजिद अहमद साहब आइए। यहाँ देखिए, प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय किस देश का है? और प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय किस देश का है? और यह है रूस का। और या तो महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय जैसे यूरोपियन से काफी प्रभावित थे। लियो टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस जैसी पुस्तक की रचना की। और महान साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय यह रूस का रहने वाला था। अब देखो, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, लियो, लियो टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय जैसे यूरोपियन से, यूरोपियन से काफी प्रभावित थे, काफी प्रभावित थे। देखो यहाँ पर लियो टॉल्स्टॉय ने, लियो टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस जैसी, पीस जैसी पुस्तक की रचना की थी, की रचना की थी, रचना की थी। और ये लियो टॉल्स्टॉय कहाँ का रहने वाला था? तो रूस का रहने वाला था। कहाँ का? रूस का रहने वाला था। आप यहाँ पर महात्मा गांधी की जब हम बात करते तो महात्मा गांधी किससे प्रभावित थे? महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय जैसे यूरोपियन से काफी प्रभावित थे। लियो टॉल्स्टॉय ने कौन सी पुस्तक की रचना की? लियो टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस जैसी पुस्तक की रचना की। लियो टॉल्स्टॉय कहाँ का रहने वाला था? ये रूस का रहने वाला था। कहाँ का? रूस का। ये टोटल चीज क्लियर है। यहाँ तक के सफर में मेरा जवान हमसे बताएगा। मेरे जवान को कहीं कोई दिक्कत है तो हम सामने में खड़ा हैं, मेरे जवान हमसे पूछिएगा। ती से वाजिद अहमद साहब कैसे हैं? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े हम। अब देखिए, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? बिस्मार्क को। किसको जाता है? बिस्मार्क को जाता है। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? रक्त एवं लौह, रक्त एवं लौह की नीति। और इसे हम किस नाम जानते हैं? इसे हम कठोरता की नीति के नाम जानते हैं। इसे हम कठोरता की नीति के नाम जानते हैं। आइए फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। उस समय फ्रांस का सम्राट कौन था?
तो लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। आ जाइए। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? 23 बताएगा। 77 नंबर क्वेश्चन। और इसका सही आंसर है तो। और ये क्रिस्टोफर कोलंबस ये कहाँ का रहने वाला था? तो यह इटली का रहने वाला था। यह इटली का रहने वाला था। क्रिस्टोफर कोलंबस यह इटली का रहने वाला था। यह 1492 ईस्वी अमेरिका की खोज किया था। अमेरिका को हम नई दुनिया के नाम से भी जानते हैं। और कोलंबस किस देश के साथ वित्तपोषित था? स्पेन के साथ। और उस समय स्पेन का राजा कौन था? फर्डिनेंड द्वितीय। कौन था? फर्डिनेंड द्वितीय। यहां पर देखिए, क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर कोलंबस क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। यह किसकी खोज किया था? अमेरिका की खोज किया था। कब किया था? 1492 ईस्वी में। अमेरिका किस नाम जानते हैं? अमेरिका को हम नई दुनिया के नाम जानते हैं। नई दुनिया के नाम जानते हैं। नई दुनिया। और क्रिस्टोफर कोलंबस किसके द्वारा वित्त पोषित था? स्पेन। स्पेन का राजा कौन था? फर्डिनेंड द्वितीय। फर्डिनेंड द्वितीय। आइए यहाँ पर एक बार हम करेंगे। यहाँ पर देखिए एकदम आराम से, ये क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का था? तो ये इटली का था। ये किस देश की खोज की? अमेरिका की। कब खोज किया? 1492। अमेरिका को क्या कहते थे? नई दुनिया। और ये क्रिस्टोफर कोलंबस था किस देश के द्वारा वित्त पोषित था? तो स्पेन के। स्पेन। उस समय स्पेन का राजा कौन था? फर्डिनेंड द्वितीय था। आइए इंग्लैंड की यहाँ पर बात करते हैं। तो इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड, आप यहाँ पर देखिए, इंग्लैंड की बात करते हैं। बर्किंघम प्लेस। बर्किंघम पैलेस क्या है? ब्रिटेन की महारानी का निवास स्थान है। ब्रिटेन की महारानी का निवास स्थान है। निवास स्थान है। पुर्तगाली की बात करते हैं, याद रखना है। पुर्तगालियों ने भारत में 2 फसल लाया था। कौन कौन? तंबाकू एवं आलू। कौन कौन? तंबाकू एवं आलू लाया था। तंबाकू एवं आलू। पुर्तगालियों ने अपना प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाया था? कहाँ लगाया था? तो गोवा में लगाया था। कहाँ लगाया था? गोवा में लगाया। आप आइए यहाँ पर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे। देखते क्या है यहाँ। तो इंग्लैंड में क्या है? तो बर्किंघम प्लेस किसकी है? तो ब्रिटेन की महारानी का निवास स्थान है। यह किसकी है? तो ब्रिटेन की महारानी का निवास स्थान है। और ये पुर्तगाली 2 फसल आया। कौन कौन? तंबाकू एवं आलू। पुर्तगाली अपना प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लाया था? तो गोवा में लगाया था। आइए, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? और इसका सही है ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? इसे 1773 ईस्वी में हुई थी। 1773 ईस्वी में हुई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय माना जाता है 1775 से 1783 ईस्वी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय माना जाता है 1775 1783 से। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बात हम करते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। इस 13 उपनिवेश को आज़ादी की घोषणा की गई थी 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति जिस संधि के तहत हुई थी उसे हम पेरिस संधि के नाम जानते हैं। और ये संधि 1783 ईस्वी में हुई। अब हम देखें कि अमेरिका की बात करते हैं। तो अमेरिका के मूल निवासी अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था।
रेड इंडियन कहा जाता था, कहा जाता था। अब यहाँ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय क्या है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय है 1775 से 1783 ईस्वी। अमेरिकी स्वतंत्रता से अमेरिका में ब्रिटेन कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश थे। ब्रिटेन 13 उपनिवेश थे। और इस 13 उपनिवेश को आज़ादी घोषणा कब हुई थी? 4 जुलाई 1776 ईस्वी। याद रखना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? पेरिस की संधि। पेरिस की संधि। अब देखें ये पेरिस की संधि कब हुई थी? 1783 ईस्वी में। कब हुई थी? 1783 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। और रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। जिस समय रूसी क्रांति हुई थी उस समय रूस का शासक कौन था? चार निकोलस द्वितीय था। चार निकोलस द्वितीय था। और फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के सम्राट कौन था? लुई 16वां। लुई 16वां। और लुई 16वां किस राजवंश संबंधित था? बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश से संबंधित था। आप आइए यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या चीज यहाँ देखना है? अमेरिका। अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता था? रेड इंडियन कहा जाता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय क्या है? 1775 से 1783 ईस्वी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से अमेरिका में कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश थे। यह 13 उपनिवेश को आज़ादी घोषणा कब हुई? 4 जुलाई 1776। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति किस संधि के तहत हुई? पेरिस संधि। और ये पेरिस संधि कब हुई थी? 1783 ईस्वी में। अब अमेरिकी स्वतंत्रता, अब फ्रांसीसी क्रांति समय क्या? 1789। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 16वां। इस राजवंश से समय बुर्बो राजवंश समय था। रूसी क्रांति कब? 1917 में। उस समय शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। और बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 1773 ईस्वी में। 1773। अब बताएगा मेरे जवान, इसमें कोई दिक्कत है? 23 से प्रश्न करेगा। 23 से निचोड़ करना है। 23 से मैसेज करें। इस प्रश्न में कोई दिक्कत है जवान को? यहां देखिए, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? और इसका सही आंसर है प्रीति लता वाडेयर। 1930 ईस्वी की बात करते हैं। 1930 ईस्वी में सूर्यसेन ने चटगांव स्थित शस्त्रागार पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण में उसके साथ एक क्रांतिकारी महिला थी जिसका नाम था प्रीति लता वाडेयर। और ये प्रीति लता वाडेयर मारी गई। 1934 ईस्वी में सूरसेन पकड़े गए और सूरसेन के साथ एक क्रांतिकारी महिला पकड़ी गई जिसका नाम था कल्पना दत्त। इस प्रकार 1934 ईस्वी में सूरसेन को फांसी दे दी गई तो कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अब यहाँ पर देखना क्या है कि सूरसेन 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में कहाँ? चटगांव शस्त्रागार पर। चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण किया था। आक्रमण किया था। आक्रमण किया था। और इस आक्रमण में एक क्रांतिकारी महिला मारी गई जिसका नाम क्या था? प्रीति लता। प्रीति लता वाडेदार। अब यहां पर देखिए सूरसेन कब पकड़े गए? सूरसेन सूरसेन पकड़े गए कब? 1934 ईस्वी। और सूरसेन के साथ एक महिला क्रांतिकारी पकड़ी गई जिसका नाम था कल्पना दत्त। कल्पना दत्त। सूरसेन को फांसी दे दी गई तो कल्पना दत्त को क्या दिया गया? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। और ये शांति घोष कौन थी? क्रांतिकारी थी। क्रांतिकारी थी। अब इसको हम कर लेते हैं।
इसके बाद रिवीजन हो जाए। अब देखना है सूरसेन कब आक्रमण किया था, तो 1930 ईस्वी। कहाँ? चटगांव स्थित शस्त्रागार पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में कौन मारा गया? तो पृथ्वी लता वाडेयर। सूरसेन कब पकड़ेगी? 1934 में। 1934 में सूरसेन को क्या किया गया? तो फांसी की सजा दी गई। और सूरसेन के साथ एक क्रांतिकारी महिला पकड़ी, क्या नाम था? कल्पना दत्त। कल्पना दत्त को क्या किया गया था? आजीवन कारावास की सजा दी गई। अब बताना है यहाँ तक के सफर में मेरे जवान कोई दिक्कत है? 23 मैसेज कर। और यहाँ पर देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी हुई? और इसका सही आंसर है कांस्य। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला इसलिए कहा गया क्योंकि मोहनजोदड़ो से मानव नरकंकाल के ढेर ही ढेर प्राप्त हुए हैं, इसलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया। मोहनजोदड़ो को हम सिंध के नकलिस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो मोहनजोदड़ो को हम सिंध के नकलिस्तान के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि मोहनजोदड़ो पहले काफी हरा भरा जगह था, इसलिए मोहनजोदड़ो को सिंध का नकलिस्तान कहा गया। इसलिए मोहनजोदड़ो को सिंध का नकलिस्तान कहा गया। तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा। मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आइए यहाँ पर अब देखिए, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का किला। मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया? मोहनजोदड़ो कहा गया है सिंध का बाग या बगीचा। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो वर्तमान से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के, मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तट पर स्थित। आइए, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी। कौन किया था? राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी। आइए यहाँ पर इसको एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए। यहाँ देखिए, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो क्या? सिंध का बाग या सिंध का बगीचा। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो खोज 1922 में कौन किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। आइए, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है? और इसका सही आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा से हल की सहायता से जोते गए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंट मिली है। इसे नकाशीदार ईंट के नाम से भी जानते हैं। इसे नकाशीदार इसलिए इसलिए कहा गया क्योंकि इस ईंट को सजाया गया है। ईंट को सुंदर बनाया गया। कालीबंगा से भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। देखिए यहाँ पर कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ी। काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा से क्या? हल की सहायता से। कालीबंगा से हल की सहायता से, हल की सहायता से जोते गए खेत के प्रमाण।
कालीबंगा से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई, अलंकृत ईंट प्राप्त हुई। इसे क्या कहा गया है? इसे नकाशीदार ईंट कहा गया, दार ईंट कहा। कालीबंगा से क्या भूकंप आने के, कालीबंगा से भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। आइए लोथल, लोथल की बात करते हैं। यहां से क्या मिला है? युग्मित समाधि, युग्मित समाधि। और किसका किसका है? स्त्री एवं पुरुष का, स्त्री एवं पुरुष का। आइए लोथल से जब हम बात करते हैं तो यहां से क्या प्रमाण मिल? चावल का प्रमाण मिल, चावल। लोथल से क्या मिला? हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना मिला है। अब रोपर की बात करते हैं तो रोपर से क्या मिला है? तांबे की बनी हुई कुल्हाड़ी, तांबे की बनी हुई, तांबे की बनी हुई कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। आइए रोपर को पहले क्या कहा जाता था? रूपनगर। रोपर को पहले रूपनगर कहा। यहां से क्या? मालिक के साथ, यहां से मालिक के साथ, मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के, जाने के, दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। आइए यहां पर कालीबंगा, कालीबंगा क्या होता है? कालीबंगा का होता है काले रंग की चूड़ियां, जो चूड़ी हाथ पर। आइए यहाँ पर कालीबंगा से हल की सहायता से जोते गए खेत के प्रमाण मिले। कालीबंगा से अलंकृत ईंट मिली, इसे क्या कहा? नक्काशीदार ईंट का है। कालीबंगा से क्या? भूकंप आने के प्रमाण मिले। लोथल से क्या मिला? युग्मित समाधि मिले, जो किसकी है? तो स्त्री एवं पुरुष की। लोथल से किसका प्रमाण में? चावल प्रमाण मिला है। लोथल से हाथी दांत का बना हुआ एक पैमाना मिला। रोपर, रोपर से क्या है? तो यहां से तांबे की बनी हुई कुल्हाड़ी मिली है। रोपर को पहले क्या कहा जाता है? रूपनगर कहा जाता है। यहां से क्या? मालिक साथ कुत्ते के दफनाए जाने प्रमाण। ठीक ना? अब बताना मेरे जवान को, यहां तक सफर में कोई दिक्कत है? तेज से यहां देखिए, भास्कर वर्मा ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था? हंसबेग, हंसबेग। ये कहाँ का शासक था? कामरूप का शासक था। ये देखो, पहले असम को किस नाम जाना जाता था? पहले, पहले असम को कामरूप के नाम जाना जाता था। और कामरूप के शासक भास्कर वर्मा ने हर्ष के दरबार में एक राजदूत भेजा जिसका नाम था हंसबेग। देखो, पहले असम को कामरूप के नाम से, कामरूप के नाम से जाना जाता था। पहले असम को कामरूप के नाम जाना जाता था। कामरूप का शासक, कामरूप का शासक, शासक भास्कर वर्मा ने हर्ष के दरबार में, हर्ष के दरबार में, हर्ष के दरबार में एक राजदूत भेजा था, एक राजदूत भेजा था जिसका नाम, जिसका नाम हंसबेग था, जिसका नाम हंसबेग था। अब देखें यहां पर पहले असम को किस नाम? पहले असम को कामरूप के नाम जाना जाता था। ठीक है? कामरूप का शासक कौन था? भास्कर वर्मा। क्या था? हर्ष के दरबार में एक राजदूत भेजा था जिसका क्या नाम था? हंसबेग। किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम पराजित किया था?
और इसका सही आंसर राजेंद्र चोल प्रथम और राजराज प्रथम। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखिए चोल राजवंश का बात करते हैं तो चोल राजवंश के शासक राजराज प्रथम को चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका वास्तविक नाम अरिमोली वर्मन था। राजराज प्रथम सिंघल प्रदेश के उत्तरी भागों पर अधिकार करके और उस पर अधिकार कर लिया, जिसे हम जगन्नाथ चोल की इसकी उपलक्ष्य में एक उपाधि धारण की जिसका नाम जगन्नाथ चोल था। हम देखते हैं कि चोल राजवंश से राजेंद्र चोल प्रथम ने और सिंघल प्रदेश विरुद्ध अपना सफल नौसैनिक अभियान करके संपूर्ण सिंघल प्रदेश पर अधिकार कर लिया। वहां के राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज लाया था। चोल राज लाया था। अब देखें यहाँ पर चोल राजवंश का चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम था। राजराज प्रथम का वास्तविक नाम क्या था? अरिमोली वर्मन। अरिमोली वर्मन था। राजराज प्रथम कहाँ था? सिंघल प्रदेश के उत्तरी भागों पर अधिकार करके एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम जगन्नाथ चोल था। अब देखिए चोल राजवंश के शासक राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा घाटी के मैदानी क्षेत्रों में चोल राजवंश शासक राजेंद्र चोल प्रथम ने सिंघल प्रदेश के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान करके संपूर्ण सिंघल प्रदेश पर अधिकार कर लिया और वहां के राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज लाया था। एक बार हो जाए। आइए यहां पर देखिए चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम था। राजराज प्रथम का वास्तविक नाम अरिमोली वर्मन था। राजराज प्रथम कहाँ सिंघल प्रदेश के उत्तरी भागों पर अधिकार करके एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था जगन्नाथ चोल। चोल राजवंश के शासक राजेंद्र चोल प्रथम ने सिंघल प्रदेश के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान करके संपूर्ण सिंघल प्रदेश पर अधिकार कर लिया। वहां के राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज, जहां पर यह इंसान 12 साल तक कैद रहा था। आइए यहां पर
इस लघु शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया। ये भब्रू, राजस्थान स्थित भब्रू अभिलेख में अशोक अपने को मगध का सम्राट का, और इसी अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिसंग बुद्ध, धम्म एवं संघ का उल्लेख भी। देखिए यहाँ पर राजस्थान स्थित भब्रू अभिलेख में अशोक अपने को मगध का सम्राट कहता, मगध का सम्राट कहता है। इसी अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिसंग बुद्ध, धम्म एवं संघ का उल्लेख मिलता। बुद्ध, धम्म एवं संघ का उल्लेख मिलता है। गुर्जरा ये कहाँ है? गुर्जरा मध्य प्रदेश में। मास्की कहाँ है? कर्नाटक में। अशोक के लिए अशोक नाम का उल्लेख, अशोक के लिए अशोक नाम का उल्लेख मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में मिलता है। मास्की वर्तमान समय में कर्नाटक है, तो गुर्जरा अभिलेख वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में स्थित है। अब यहां पर देखिए, राजस्थान स्थित भब्रू अभिलेख में अशोक अपने को मगध का सम्राट कहता है। ठीक है। इसी अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिसंग बुद्ध, धम्म एवं संघ का उल्लेख मिलता। आइए यहाँ पर अशोक के लिए अशोक नाम का उल्लेख मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता। मास्की वर्तमान समय में कर्नाटक में स्थित है, तो गुर्जरा अभिलेख वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में। अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष बौद्ध गया की यात्रा किया? 10वें वर्ष। अशोक अपने राज्याभिषेक के के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया। अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा की। अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की, और कर को घटाकर नाम मात्र कर दिया। लुम्बिनी के कर को हटाकर नाम मात्र कर दिया गया।
मात्र कर दिया गया। लुम्बिनी वर्तमान समय में कहाँ है? नेपाल की तराई में। लुम्बिनी वर्तमान समय कहाँ है? नेपाल की तराई में। अशोक अपने राज्याभिषेक के, देखिए यहां पर क्या है, अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, कहाँ? कलिंग पराक्रमण की। ठीक है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, कहाँ? तो बौद्ध गया की यात्रा की। ठीक है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी के कर को घटाकर नाममात्र कर दिया गया। लुम्बिनी वर्तमान समय में नेपाल की तराई में स्थित है। ये देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो बैच को लीजिए। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? उरांव जनजाति। और यह बताना है ये गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। कौन किया था? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन चित्तरंजन दास। ये संथाल विद्रोह का समय क्या है? 1855 से 1856 ईस्वी। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू। सिद्धू। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव। सन्यासी विद्रोह ये कहाँ हुआ था? बंगाल एवं बिहार में। बंगाल एवं बिहार में सन्यासी विद्रोह की बात करते हैं तो इसका नेतृत्व किसने किया था? भवानी पाठक। भवानी पाठक। सन्यासी विद्रोह समय क्या है? 1763 लेकर 1800 ईस्वी। आइए यहाँ पर संथाल विद्रोह की बात करते हैं। संथाल विद्रोह समय क्या है? 1855 से 1856। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कहाँ? तो बंगाल में, बिहार। इसका नेतृत्व कौन किया? भवानी पाठक। सन्यासी विद्रोह का समय 1763 1800 ईस्वी। इस विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ में। आइए, 1922 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। अब बताएगा यहाँ तक के सफर में मेरे जवान को, यहाँ तक के सफर में मेरे जवान को किसी तरह की दिक्कत है। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, इसमें कौन था? अरब के। और मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में इराक के शासक अल हल्लाज के दामाद में भतीजा मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध का शासक दाहिर था और दाहिर लड़ता हुआ मारा गया। देखिए, इराक के शासक, इराक के शासक अल हल्लाज के, अल हल्लाज के दामाद एवं भतीजा मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया, आक्रमण किया था। इस आक्रमण में, इस आक्रमण में सिंध का शासक, सिंध का शासक ताहिर लड़ता हुआ मारा गया था, मारा गया था। और मोहम्मद बिन कासिम का, और मोहम्मद बिन कासिम का, मोहम्मद बिन कासिम का
कासिम का, मोहम्मद बिन कासिम का सिंध एवं आसपास के क्षेत्र पर, सिंध एवं आसपास के क्षेत्र पर अधिकार हो गया, अधिकार हो गया था। आइए, नहीं इतना ही रहता है, आप क्या करोगे, अब कितने बोला बोली करें हम। देखो यहाँ पर गजनी की बात है, महमूद गजनवी, देखिए यहाँ पर महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का, भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य भारत से, भारत से धन प्राप्त करना था, करना था। मोहम्मद गोरी, भारत से धन प्राप्त करना था एवं इस्लाम का प्रचार करना था, एवं इस्लाम का प्रचार करना था। मोहम्मद गोरी के, देखें यहां पर मोहम्मद गौरी के, गौरी के भारत पर आक्रमण करने का, भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य भारत में, भारत में मुस्लिम राज्य की, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था, स्थापना करना था। आइए यहां पर क्या है, देखो इराक के शासक की जब हम बात करते हैं तो इराक के शासक अल हल्लाज के दामाद भतीजा कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। कितना 712 ईस्वी में कहां पर, सिंध पर आक्रमण किया था। और इस आक्रमण में क्या हुआ था, सिंध का शासक दाहिर लड़ता हुआ मारा गया था। और मोहम्मद बिन कासिम का सिंध एवं आसपास के क्षेत्र पर अधिकार हो गया। अब देखें यहां पर महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य भारत में, भारत से धन प्राप्त करना एवं इस्लाम का प्रचार करना था। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। मेरा जवान बताएगा, यहां तक सफर मेरे जवान को तक दिक्कत हो रहा है, जवान बताएगा यहां तक के सफर में जवान कोई दिक्कत है, जवान बहुत बोल, जवान कोई दिक्कत है। देखिए यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से बदली थी, और कहां से, तो दिल्ली से बदलकर कहां ले गया, देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी का नाम बदलकर क्या कर दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। अब मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद ले गया। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली की जनता ने मोहम्मद बिन तुगलक को अपमानजनक पत्र लिखी, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की जनता को सजा देने के उद्देश्य से अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद ले गया। यह भी कहा जाता है कि मंगोल आक्रमण के कारण दिल्ली सुरक्षित राजधानी नहीं रह गया था, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद ले गया। यह भी कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद को मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाना चाहता था। अब यहां पर देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी का, देवगिरी का नाम बदलकर, नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया,
मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के निम्नलिखित कारण है। कहा जाता है राजधानी परिवर्तन के निम्नलिखित कारण। दिल्ली की जनता ने मोहम्मद बिन तुगलक को अपमानजनक पत्र लिखे थे। मंगोल आक्रमण के कारण दिल्ली सुरक्षित राजधानी नहीं रह गई थी। दिल्ली सुरक्षित राजधानी नहीं रह गई थी। वह दौलताबाद को मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाना चाहता था। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते तो मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी का नाम बदलकर क्या कर दिया, तो दौलताबाद। अब यह दिल्ली की जनता ने मोहम्मद बिन तुगलक को अपमानजनक पत्र लिखी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद ले जाने का निम्नलिखित कारण माना जाता है। क्या? तो दिल्ली की जनता ने मोहम्मद बिन तुगलक को अपमानजनक पत्र लिखे थे। अब देखें, मंगोल आक्रमण के कारण दिल्ली सुरक्षित राजधानी नहीं रह गई थी। वह दौलताबाद को मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाना चाहता था। ठीक है। ये जो हम डिस्कशन लेते हैं, इसमें पीजीटी वाला भी देखता है, टीजीटी भी देखता है, 6 to 8 वाला भी देखता है। बात समझ गए? इसलिए देखता है क्योंकि यह चीज सभी को पढ़ना है। लेकिन जब हम बोलने के मूड में आए तो थोड़ा बोल ही देते हैं। पीजीटी का मेरा नया बैच, थ्योरी बैच, पीजीटी का नया थ्योरी बैच प्रारंभ हो रहा है प्लेटफॉर्म की धरती पर 2 से 3 में। ये थ्योरी का बैच है और इसकी शुरुआत हम एंशिएंट हिस्ट्री से करने जा रहे हैं, एकदम जीरो से। अगर आप पीजीटी का टीचर बनना चाहते हैं और थ्योरी पढ़कर अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो जी हाँ, ये बैच की शुरुआत हो चुकी है और टाइम है 2 से 3। नंबर 2 सूचना हम ये दे रहे हैं कि हिस्ट्री के 2000 बैच, 2000 क्वेश्चन का एक बैच लाया गया है। हिस्ट्री के 2000 क्वेश्चन का एक बैच लाया गया है, जिसका डिस्कशन कराने के बाद कुल प्रश्न की संख्या 50 से 60,000 हो जाएगी। हम 1.5 घंटा उसका डिस्कशन कराते हैं। 1.5 घंटा मात्र 5 प्रश्न का ही हम डिस्कशन कराते हैं। तो आप सोच सकते हैं 1.5 घंटा 5 से 6 क्वेश्चन का जब हम डिस्कशन करा रहे हैं तो फिर वह डिस्कशन कितना डेप्थ में और कितना विस्तार से होता होगा। तो उस बैच को, 2000 क्वेश्चन वाला बैच का नाम है पीजीटी, लेकिन इस बैच को खरीदेगा टीजीटी वाला भी, पीजीटी वाला भी और 6 to 8 वाला भी। समझ गए? आइए यहां पर विजयनगर साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ था और इसके अवशेष कहाँ मिले हैं? और इसका सही आंसर है 1565। 23 जनवरी 1565 ईस्वी के तालीकोटा के युद्ध में, 23 जनवरी 1565 ईस्वी के तालीकोटा के युद्ध में दक्षिण भारत के 4 मुस्लिम शासकों ने मिलकर और विजयनगर की धरती को पराजित किया था। याद रखना है
हुआ यह था कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की धरती को पराजय का सामना करना पड़ा। तालीकोटा के युद्ध को हम राक्षसी तांगड़ी का युद्ध एवं बेनी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तालीकोटा के युद्ध के समय उस समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय था और इसके मंत्री का नाम राम राय था। अब देखें यहां पर तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 ईस्वी। तालीकोटा के युद्ध को में तालीकोटा के युद्ध में कितने दक्षिण भारत के 4 मुस्लिम, दक्षिण भारत के 4 मुस्लिम राज्यों ने आक्रमण किया था। कहां? विजयनगर की धरती पर। तालीकोटा के युद्ध को क्या कहते हैं हम? राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, तांगड़ी का युद्ध एवं बेनी हट्टी के युद्ध के नाम जानते हैं, एवं बेनी हट्टी के युद्ध के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में विजयनगर की धरती को पराजय का सामना करना पड़ा। क्या हुआ? विजयनगर को पराजय का सामना करना पड़ा। विजयनगर को पराजय का सामना करना पड़ा। उस समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय था। सदाशिव राय था और इसके मंत्री का नाम क्या था? इसके मंत्री का नाम था राम राय। राम राय। अब यहां पर देखिए क्या है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 ईस्वी। और ये तालीकोटा युद्ध कहाँ? दक्षिण भारत के, तालीकोटा के युद्ध में दक्षिण भारत के 4 मुस्लिम राज्यों ने आक्रमण किया था। कहाँ? विजयनगर की धरती पर। तालीकोटा के युद्ध को हम राक्षसी तांगड़ी का युद्ध एवं बेनी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इस युद्ध में विजयनगर की धरती को पराजय का सामना करना पड़ा। उस समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय। उसके मंत्री का नाम था राम राय। आइए, निम्नलिखित में से कौन एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? और यह है चार मीनार। चार मीनार की बात करते हैं। गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है और हैदराबाद में ही चार मीनार स्थित है। गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है और हैदराबाद में ही चार मीनार स्थित है। चार मीनार का निर्माण अली कुतुब शाह ने किया था। अली कुतुब शाह ने देखा था, याद रखना है। अली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण अली कुतुब शाह ने किया था। चार मीनार की जब हम बात करते हैं, चार मीनार का निर्माण 1591 ईस्वी में प्लेग जैसे महामारी के उन्मूलन के विरुद्ध किया गया था। प्लेग जैसी महामारी के उन्मूलन के उपलक्ष्य में किया गया था, याद रखना है। अब यहां पर हम देखते हैं कि देखें यहां पर गोलकुंडा। गोलकुंडा गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद। और हैदराबाद में क्या स्थित है? चार मीनार स्थित है। चार मीनार। चार मीनार का निर्माण कौन किया था? तो अली कुतुब शाह ने किया था। अली कुतुब शाह ने किया था। कुतुब शाह ने किया था। और ये कब किया था? 1591 ईस्वी में। ताजमहल की जब हम बात करते हैं, ताजमहल का निर्माण करने, ताजमहल के नींव कब रखी गई? 1631 ईस्वी में। ताजमहल बनकर तैयार कब हुआ? 1632 ईस्वी में। ताजमहल के निर्माण कुल कितने लगे थे? 22 वर्ष लगे थे। कितने? 22 वर्ष। बीबी का मकबरा। और ये औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या था? और दिलरास। और औरंगजेब की पत्नी का नाम
रबिया उद्दौरानी थी। औरंगजेब की पत्नी का नाम रबिया उद्दौरानी थी। इसे और औरंगजेब ने औरंगजेब की पत्नी के नाम दिलरास बानो बेगम थे। दिलरास बानो बेगम थी। औरंगजेब की पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम थी और औरंगजेब ने इसे रबिया उद्दौरानी की उपाधि प्रदान किया था। औरंगजेब अपनी बेगम का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनवाया और इसे ही हम बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल के नाम से भी हम जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि बीबी का मकबरा। औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या रहता? रबिया उद्दौरानी। औरंगजेब की पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम था। औरंगजेब इसे रबिया उद्दौरानी की उपाधि प्रदान की। औरंगजेब अपनी बेगम का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद बनवाया। इसे ही हम बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं। ताजमहल की नींव कब रखी गई थी? 1631 ईस्वी में। ये बनकर 1653 ईस्वी में, यह बनकर 1653 ईस्वी में तैयार हुई थी। और 1653 ईस्वी में ताजमहल की नींव रखी गई 1631 में और यह बनकर 1653 ईस्वी में तैयार हुई। इस प्रकार ताजमहल के निर्माण में कुल 22 वर्ष लगा था। यहाँ हम देखें गोलकुंडा की जब हम बात करते हैं तो देखिए चार मीनार। गोलकुंडा कहाँ? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में। चार मीनार का निर्माण अली कुतुब शाह ने किया था। कब किया था? 1591 ईस्वी में। आ जाइए, यहां देखिए भगवान शिव की बात करते हैं। अब देखिए भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो 12। कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? 12। याद रखना है, 12। अब देखिए मराठा की सूची 1 को संबंध कीजिए और सूची इसमें सही मिलान की बात कर रहा है। अब ये देखिए लखी यादव कौन थे? गलत है। लवजी माता, ये भी गलत है। शाहजी भोसले शिवाजी के, शाहजी भोसले गलत है। जीजाबाई माता, और आइए यहाँ पर ताराबाई बहू। तो 4 5 है, 4 और 5, ये सही आंसर सी होगा, सी होगा। आइए, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। अकबर ने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ किया था। शाहजहां के समय में मनसबदारों को, शाहजहां के समय में मनसबदारों को प्रत्येक महीना वेतन देने की परंपरा प्रारंभ की गई। प्रत्येक महीना वेतन देने की परंपरा प्रारंभ की गई। शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद। शेरशाह के पिता का नाम क्या था? हसन सुर। जहांगीर के समय में मनसबदारी प्रथा में, जहांगीर के समय में, याद रखना है, जहांगीर के समय में मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रारंभ किया गया था। सिंह अस्पा प्रारंभ किया गया। 2 अस्पा का अर्थ होता है 2 घोड़ा, सिंह अस्पा का अर्थ होता है 2 से अधिक यानी 3 घोड़ा। आइए यहां पर, अब हम शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद था, पिता का नाम हसन सुर था, और शाहजहां के मनसबदारों को प्रत्येक महीना वेतन देने की परंपरा प्रारंभ की। शाहजहां के समय मनसबदारी प्रथा में मनसबदारों को प्रत्येक महीना वेतन देने की परंपरा प्रारंभ की गई थी। और जहांगीर के समय में
मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रारंभ किया। 2 अस्पा का अर्थ है 2 घोड़ा, सी अस्पा का अर्थ होता है 2 से अधिक यानी 3 घोड़ा। चलो देखिए, महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके से? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। एंशियंट मूवमेंट प्रिविएशन एक्ट किसके समय? कर्जन। 1891 के इंडियन काउंसिल एक्ट का लॉर्ड क्लैंसडाउन। अब यह है कि ये स्थापना 1916 में हुई थी और आगमन 1911 ईस्वी में हुई थी। यह 1904 में हुई थी। अब इसको खुद मिलाइए, मिलाकर बोलिए क्या होगा। ए का 1 का सही आंसर है डी, 1 का डी मिलाइए। 2 का क्या है? सी। और 3 का सही आंसर क्या है? 3 का बी। तो मेरे ख्याल से बी, इसका बी आंसर होगा। अभी से मिलाकर देख लीजिए। आइए आप देखिए, पीजीटी की बैच आ ही गया है। पीजीटी की बैच है तो 2000 ये प्रश्न है, 2000 प्रश्न का ये जो बैच है। और प्लेटफॉर्म की सरजमी पर एक बैच चीख रही है। ये 2000 प्रश्न का बैच है। इतिहास का 2000 प्रश्न रहेगा। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सारा बुक का बुक रहेगा। इसमें 2000 प्रश्न का जब हम डिस्कशन कराएंगे तो टोटल प्रश्न की संख्या 50 से 60 हजार हो जाएगी। और सोचिए इसमें क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। याद रखिएगा, इस बैच का हम प्रचार करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम किसी बैच का प्रचार प्रचार नहीं करते हैं। ये मेरा बैच है, हम अपना बैच में प्रचार भी नहीं करते। लेकिन सभी का कहना था कि सर नहीं बताइएगा तो लड़का लेगा नहीं, तो फिर आप लड़के के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम हाँ, तो लड़का जब लेगा नहीं और लड़का को रिजल्ट होगा ही नहीं तो फिर आपका मेहनत कोई काम का होगा। तो हमें लगा सही है, इसलिए यह चीज को हम बोल रहे हैं। बाद में इस बैच का हम नाम रखना चाहते थे भाग्य निर्माता। भाग्य निर्माता। अगर आपके तकदीर में ईश्वर नौकरी नहीं दिया है ना, यह बैच आपके तकदीर को नए तरीके से लिख देगा। समझ गए? इस बैच में हम मात्र 5 से 6 क्वेश्चन का डिस्कशन 1.5 से 2 घंटा में करते हैं। आप सोच सकते हैं 5 क्वेश्चन का डिस्कशन 1.5-2 घंटा में हो तो उसका डिस्कशन किस लेवल का होता होगा। और उसमें प्रीवियस ईयर का जितना पूछा गया बढ़िया बढ़िया प्रश्न है सभी का कलेक्शन है। हम कहेंगे देर मत कीजिए, देर मत करना है। अगर चाहते हैं, हम 2 ही टाइम में विद्यार्थी को याद आते हैं। पहला जब एग्जामिनेशन हॉल में, और दोबारा कब याद आते हैं? रिजल्ट के बाद। तो एग्जामिनेशन हॉल या रिजल्ट के बाद जो हम आपको याद आए, ऐसा काम मत कीजिए। ऐसा काम नहीं कीजिए। जो चीज कह दें तो वो आपके लिए है और इसे नजरअंदाज करने का मतलब है कहीं ना कहीं जिंदगी को धोखा देना। ठीक है? ये बैच को पीजीटी विद्यार्थी तो लेगा ही और टीजीटी वाला भी लेगा और 6 to 8 वाला भी लेगा जिसका ऑप्शनल हिस्ट्री है। साथ में पीजीटी का अगर कोई लड़का क्लास करना चाहता है थ्योरी का, तो ये शुरू हो रहा है प्लेटफॉर्म की सरजमी पर 2 से 3 में एंशिएंट हिस्ट्री से। फिर ये 0 से शुरू हो रहा है। इससे बेहतर मौका फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। बस आइए यहां पर। अब देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अब देखिए, बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल का बंगाल का बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर देखिए यहां पर, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है?
1773 के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक था। चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विजय कब किया था? सिंध का विजय 1843 ईस्वी में किया था। 1843 ईस्वी में किया था। यहां पर देखो, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेपियर ने सिंध विजय कब किया था? 1843 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन डकैती में फांसी की सजा नहीं दी गई थी? तो मनमथ नाथ गुप्त को नहीं दी गई थी। इन्हें कितने 14 साल के, इन्हें 14 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई थी। सजा। ये बताओ, यहां पर काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। काकोरी षड्यंत्र के तहत 2 साल के मुकदमे के बाद किसको? राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहारी, रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। फांसी की सजा दी गई। तो वहीं सचिननाथ सन्याल को आजीवन कारावास की सजा दी गई। तो मनमथ नाथ गुप्त को 14 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई। अब यहां पर देख रही है, यहां पर काकोरी षड्यंत्र की जब बात करते हैं तो देखो यहां पर काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925। काकोरी षड्यंत्र के तहत 2 साल के मुकदमे के बाद किसको? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहारी, रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। तो वहीं सचिन नाथ सन्याल को आजीवन कारावास सजा दी गई। तो मनमथ नाथ गुप्त को 14 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई। यहां पर निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो कौन? राजा राममोहन राय को। और स्वामी विवेकानंद को क्या कहा? नौ हिंदूवाद का
जनक कहा गया। रवीन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? नोबेल पुरस्कार 1913 में। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए। इन समितियों की स्थापना का ऐतिहासिक क्रम क्या है? आर्य समाज की स्थापना 1875 में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना 1839 में। रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 ईस्वी में। दक्कन 1884 ईस्वी में। और इसका 1887 ईस्वी में। अब इसको मिलाइए, 98 को मिलाकर बताओ। 23 से 98। हम्म। 98 का सही आंसर ए होगा। इसको मिलाइए। आइए यहां पर। इनमें से कौन से वाक्य सिपाहियों के दुख के मूल कारण थे? वेतन और बढ़ोतरी का निर्णय नहीं। अंग्रेज अफसरों द्वारा सिपाहियों के साथ गलत व्यवहार, ये सही है। दूरवर्ती प्रदेशों में लड़ने के दौरान प्रदत्त बट्टे को अंग्रेजों द्वारा निरस्त करना, सही है। अंग्रेज हुकूमत के आदेशानुसार समुद्र पार जब भी सिपाही को जरूरत पड़े उन्हें भेजना, सही है। अंग्रेज सेना के अफसर द्वारा ईसाई मिशनरी को बढ़ावा देना, यह भी सही है। इसका सही आंसर 2 3 4 5, 2 3 4 5 सही आंसर सी हो जाता है। यहाँ पर यहाँ देखिए कि वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना, कौन थे? गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। वे सिख गुरु जिन्होंने खालसा पंथ की। गुरु नानक की बात करते हैं। गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से काफी प्रभावित थे, याद रखना। गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से काफी प्रभावित थे। गुरु अर्जुन देव, ये गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन किया था। आदि ग्रंथ का संकलन किया था। आइए यहां पर हिस्ट्री पीजीटी कॉमन पेपर है, इसको देखिए, अगर पसंद है तो ले लेना है। आइए आप। निम्न से कौन सा नाम पटना का कभी नहीं था? तो क्या नहीं था? कनिष्पुर नहीं था। कनिष्पुर नहीं था। इसका सही ए और सी होगा। अजीमाबाद और फिरोजपुर था। ए और सी, इनमें क्या है? उपर्युक्त में से डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अजीमाबाद और फिरोजपुर। आइए यहां पर देखिए, बिहार में साक्षरता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार 20 जिलों में साक्षरता दर राज्य के औसत से अधिक, 18 जिलों में कम, सही है। राज्य में 10 की है। महिला एवं पुरुष साक्षरता दर में सबसे अधिक किशनगंज और सबसे कम पटना में रही, और ये सही है। इसका सही आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी मारिएगा इसका आंसर। यहां देखना है कि बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, कौन होते हैं? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन होता है? विधानसभा में बहुमत दल का नेता। मुख्यमंत्री होता है विधानसभा में बहुमत दल का नेता। बहुमत दल का नेता होता। राज्यपाल की जब हम बात करते हैं तो राज्यपाल का शासन काल किस पर निर्भर करता है? राज्यपाल का शासन राष्ट्रपति के
प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करता है। आ जाइए यहाँ पर। यहाँ देखिए, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो किसकी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। कब? 1900 से 1907 की ईस्वी के दौरान किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में कहाँ? तो पूना में। किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सेवा समिति की स्थापना 1914 में कहाँ? इलाहाबाद। किसने किया था? हृदयनाथ कुंजरू ने। हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। आइए यहाँ पर। यहाँ देखिए, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब? 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस रूप में मनाया था। इसके तहत हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सबसे अधिक लोग बंगाल के नोआखाली मारे गए। अब देखें यहाँ पर, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस रूप में, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। इसके तहत हिंदू एवं मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे हुए थे। जिसमें सबसे अधिक लोग जिसमें सबसे अधिक लोग बंगाल के नोआखाली मारे गए थे। बंगाल के नोआखाली में मारे गए थे। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए किया गया 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस रूप में मनाया था। इसके तहत हिंदू एवं मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें सबसे अधिक लोग बंगाल के नोआखाली में मारे गए थे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस स्थान पर विरोध करने का विकल्प चुना था? सही से। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने सोचा? इनमें से कोई नहीं, और इसका आंसर होगा चौकीदारी कर। चौकीदारी कर, याद रखिएगा। मोस्ट वीवीआई है, याद रखिएगा। बार बार 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस सबको भूलिए नहीं। यहां देखिए कि नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना के किस जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद से मिला था? और श्री कौंजिस। याद रखना है, पटना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अंबिका कांत ने किया था, याद रखिएगा। पटना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अंबिका कांत ने किया था। अंबिका कांत ने किया था। आइए यहाँ पर।
बिहार के किस समाचार पत्र ने अपना आदर्श धनी एवं गरीब अधिकारियों एवं गैर अधिक सबों के लिए सत्य न्याय हासिल करना घोषित किया? मदरलैंड। और मदरलैंड का प्रकाशन किया कौन किया था? मजहरुल हक। मजहरुल हक। कब किया था? 1921 ईस्वी में। कहां से किया था? सदाकत आश्रम से। सदाकत आश्रम से किया था। नंबर कितना पर हम लोग थे? तो नंबर 108 पर थे। तो हम नंबर 108 में जब हम बात करेंगे, नंबर 108 में गुरु प्रसाद सिंह। गुरु प्रसाद सिंह। बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किया था गुरु प्रसाद सिंह किया था। कौन किया था? गुरु प्रसाद सिंह। यहां देखिए, सिखों के सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध था? तो गुरु नानक का था, तेग बहादुर का था और गुरु गोविंद सिंह का था। तो इसका सही आंसर 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। ठीक है। गुरु नानक ने बिहार का भ्रमण किया था और तेग बहादुर अपने परिवार के साथ बिहार में बहुत समय तक रहे भी थे और गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में हुआ था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाता। आइए यहां पर। हम्म बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष के निर्णय देने थे कौन? नुहानी कबीला। अब हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ तक के सफर में मेरे जवान को कोई दिक्कत है तो 23 बताएगा। यहाँ तक के सफर मेरे जवान को कोई तरह का दिक्कत है, 23 बताएगा जवान। 23 से यहाँ तक के सफर में जवान कोई दिक्कत है, 23 बताएगा।